हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फील्ड हिस्ट्री पढ़ने वाली सीरीज। मेरा नाम है नैतिक एंड वेलकम ऑन दिस चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर्स। तो आई होप भाई तुमने जो है होमवर्क किया होगा। पिछले लेक्चर का मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, नहीं किया होमवर्क प्लीज़ अभी जाकर होमवर्क करके आ, फिर आ जा। और अगर तेरे पास टाइम कम है तो पिछले टॉपिक का विकिपीडिया पेज पढ़ के आ जा, ठीक है? इतना कर ले यार प्लीज़। फिर तुम बोलोगे यार भैया फील नहीं आ रही। फील कैसे आएगी, तुम होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। और होमवर्क में भाई मैं तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, मूवी देखने के लिए। कुछ नहीं होता यार तुमसे, सच्ची बात है, तुमसे कुछ नहीं होता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई लखनऊ पैक्ट के बारे में और 3-4 बड़ी मजेदार चीज़ें इसके बारे में बात करने के लिए। और थोड़ी फील कम हो सकती है इस लेक्चर में क्योंकि इतना फील वाला चैप्टर भी नहीं है ये। लेकिन उसके बाद नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता है भाई, फिर तो तुम बस देखते जाओ, फिर तो बस तुम देखते जाओ फिर तो बस तुम लोग देखते जाओ कि कैसे भाई तुम्हें फील पे फील पे फील पे फील पे फील मिलते जाएगी और तुम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है यार, ठीक है। हाँ तो भाई फिर चलो भाई अब शुरू करते हैं लखनऊ पैक्ट के साथ। तो भाई देखो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो था एक पैक्ट था जो कि साइन हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिटवीन मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के बारे में भाई तुम डिटेल में जानते हो, पिछले लेक्चर में पूरी तुम्हें फील के साथ मुस्लिम लीग के बारे में जो था वो मैंने बता दिया हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो था ये पैक्ट साइन होता। लेकिन भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ? भैया ये तो जानी दुश्मन थे ना भैया। आप ही ने तो हमें बताया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक यहां से बात फेंकता है, दूसरे उसको क्रिटिसाइज करते हुए बात फेंकते हैं। यहां से एक ने बात फेंकी, यहां से दूसरे ने बात फेंकी। भैया ये कैसे, ये जो कट्टर दुश्मन थे ये साथ में कैसे आ गए? मैंने बोला ऐसा हुआ था। और अब तुम्हें और शौक लगेगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी। और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग की तरफ से जो थे वो थे जिन्ना। ठीक है, शौक तुम्हें लगा? नहीं लगा? अबे भूल गए सूरत स्प्लिट। हाँ भैया, हाँ भैया याद आ गया भैया। भैया सूरत स्प्लिट में तो भैया क्या जूते चप्पल कुर्सियां भैया, हो लेक्चर। तुम्हें देखो जो हमारे व्यूअर नहीं है उन्हें नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। चाह करके लेक्चर तो देखो यार, वो वाला बड़ा प्यारा चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, उस लेक्चर में पूरा बताया हुआ सूरत स्प्लिट के बारे में। तुम्हें उसे देख करके मजा आ जाने वाला है मेरी जान। तो उसको जाकर के जरूर देखो यार, तुम्हें मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी उसको देख करके तुम लोगों को तो लखनऊ तो हाँ, तो तिलक कैसे आ गए भैया? मतलब तिलक तो सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे, इतना हंगामा मचा था वहां। ये क्या हो गया? सारी चीजों के ऊपर आता हूँ। बड़े मजेदार टॉपिक है, तुम्हें पढ़ करके मजा आएगा। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि ये था वर्ल्ड वॉर 1 का समय। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर भी हमने एक लेक्चर दिया हुआ है, कमाल का, बहुत ओपी, बहुत अमेजिंग लेक्चर है वो। उसको जाकर के जरूर चैनल पे चेकआउट करना। थोड़ा प्लेलिस्ट देख लेना या फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, तुम्हें मिल जाएगा। वो पुराना लेक्चर है, दिसंबर मंथ का, तो थोड़ा पुराना है बट काम चलाओ है, बढ़िया। तुम्हें एकदम उसमें फील दे दी है मैंने तो यस। तो लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे क्या क्या कारण हो जिसकी वजह से वो साथ में? सबसे पहले कॉजेस के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारा सस्पेंस अनकवर होगा। सबसे पहला, चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का पहले ऑब्जेक्टिव क्या थे? मैंने तुम्हें बताया था भैया, मुझे आता है। पहला ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी इंक्रीज करनी है। मैंने बोला शाबाश, बहुत सही। दूसरा ऑब्जेक्टिव था भैया मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज के बीच में जो हॉस्टिलिटी है उसे कम करना है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट दी राइट्स, पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ मुस्लिम। तो इसमें से जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, और इसी के लिए सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था कि तुम्हें लॉयल रहना पड़ेगा। नवाब सलीमुल्लाह ने भी कहा था कि भाई तुम्हें लॉयल रहना पड़ेगा ब्रिटिश के प्रति, तभी तुम्हारी नौकरियां वोकरियां लगेंगी। ये सब था, लेकिन ये सब पुरानी जनरेशन के लिए बातें थी। अब 1916 का समय आ चुका था। लगभग 10 साल हो गए थे मुस्लिम लीग को बने हुए, और 10 साल में तुम जानते हो भाई 10 साल में दुनिया बदल जाती है। जहां बदल जाते हैं, गांव वगैरह बदल जाते हैं भाई। याद करो, तुम लोग अभी 15 साल के तो होंगे, तो जरा याद करो, या फिर जब तुम 5 साल के थे तब की फोटोज तो देखो अपने आसपास की, तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत चेंजेस, तो बहुत बदलाव आ जाते हैं 10 साल में। तो ये तो 10 साल में पूरे देश में तुम्हारे घर में इतने बदलाव आ जाते हैं।
तो 10 साल में पूरे देश के बदलाव थे और एक नई जनरेशन थी, यंग जनरेशन थी। तो इन यंग जनरेशन ने भी देखा कि नहीं यार, बहुत हो गया ये ब्रिटिश के सहारे बैठे रहे, बहुत हो गया अपनी डिमांड को खींचते हुए, लेकिन हमें एक घंटा कुछ नहीं दे रहे, हमें एक घंटा कुछ फायदा नहीं करवा रहे। तो ये तो जो है सही बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज किया और अब इन्होंने बोला कि नहीं भैया, अब लॉयलिटी नहीं चलेगी, नाउ वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट, अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात पर आए, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि नाउ वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। बेसिकली जो डोमिनियन स्टेटस होता है वो चाहिए। जो बच्चे भी ये सोच रहे ना भैया डोमिनियन स्टेटस क्या होता है ये बता दो, भाई बहुत लेक्चर में बहुत बार बताया है, तो अब मैं उसको नहीं बता रहा यार, प्लीज पिछले लेक्चर जा करके देखो, है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुम बीच में से कहीं भी शुरू हो जाओगे, नहीं आएगा फिर मजा, नहीं आएगी फिर फील चाहिए तो पहले लेक्चर से जाकर के स्टार्ट करो ना यार, ठीक है भाई। दूसरे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी हुए थे, मैंने बताया भाई वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में भैया एक तरफ थे ब्रिटिश और वो जो आपकी एलाइड पावर्स थी, और दूसरी तरफ थी आपकी ये वाली जिसमें थे टर्की भाई साहब। अब टर्की है जो कि आज के टर्की ही है, ठीक है, टर्की था पहले, अब टर्की ही नाम चेंज हुआ इसका, ठीक है। तो टर्की वाले जो थे, टर्की वालों को ब्रिटेन से भिड़ना था भाई। अब टर्की में उस वक्त रहते थे, टर्की में उस वक्त चलता था ओटोमान एम्पायर। कौन सा एम्पायर? ओटोमान एम्पायर। एक लेक्चर ओटोमान एम्पायर में भी दे देंगे बाद में। तो ओटोमान एम्पायर में रहते थे, इन ओटोमान एम्पायर के जो रूलर थे उनको खलीफा माना जाता था भैया। खलीफा मजे जो पूरे सुन्नी मुस्लिम्स के जो हेड हुआ करते थे, सुन्नी मुस्लिम्स के, ठीक है। मुस्लिम्स दो काइंड के होते हैं, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। तो जो सुन्नी मुस्लिम थे उनके हेड माने जाते थे ये खलीफा जो हुआ करते थे ओटोमन एम्पायर के। रूलर भी होते थे और इनके रिलीजियस हेड भी होते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य जो है, एक तो आदि शंकराचार्य थे, लेजेंड हिमसेल्फ, लेकिन जो आजकल के हमारे ये 4 शंकराचार्य हैं 4 मठों के, तो जैसे ये अथॉरिटी है इनकी, उसी प्रकार कुछ ये खलीफा की हुआ करती थी, ठीक है। हाँ भाई, कोई विवाद नहीं चाहिए भाई इस टॉपिक के ऊपर, भूल जाओ। अगर तुम्हें कुछ ऐसी हेट फीलिंग आ रही है दिमाग के अंदर, भूल जाओ इसको, विवाद नहीं पता भाई तुम्हें कब कैसे खड़े हो जाए। तो यहाँ ब्रिटेन लड़ रहा था खलीफा के अगेंस्ट, अरे भाई क्या। अब इंडियन मुस्लिम इस बात पर, अब मुसलमानों को, पूरी दुनिया भर के मुसलमान इससे बड़े एतराज़ अपना जता रहे थे, भैया क्या कर रहे हो ब्रिटिश, तुम उनके खिलाफ कर रहे थे। तो मुस्लिम भाई भारत में हुए मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स भी इनको कहा जाता है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत कर दी, भाई देखिए हम जो हैं ये इन्होंने एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया कि भाई मुसलमानों ब्रिटिश को बॉयकॉट करो, तुम यहाँ इनको सपोर्ट दिखा रहे हो, और वहां को हमारे खलीफा के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, इनको ये गलत बात है, इनका विरोध करो। तो इस इवेंट से भी मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच की जो क्लोजनेस है वो थोड़ी और बढ़ी, ठीक है। अब पहले इनके ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए ना, तो इनके ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए तो भी कांग्रेस के और क्लोज आए, क्योंकि कांग्रेस का भी एम क्या था? पूर्ण स्वराज। इनका भी एम क्या था कि भाई सेल्फ डोमिनियन स्टेटस मिल जाए हमें। तो ये भी थोड़े और क्लोज आ रहे थे। अगला एक और काम हुआ, मैंने तो बताया था भाई सूरत स्प्लिट में कांग्रेस जो है 2 हिस्सों में बन जाती है, एक मॉडरेट्स की कांग्रेस और दूसरी असर्टिव्स की कांग्रेस। 1916 में मॉडरेट्स और असर्टिव्स वापिस से आ जाते हैं, और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाल गंगाधर तिलक जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हो भाई क्या एनर्जी होगी। मॉडरेट्स का अपना एक स्वैग है, अपना एक और असर्टिव्स को तो भाई क्या ही बोलूं। जो असर्टिव्स के ऊपर लेक्चर किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, उसमें मजा आ गया था मुझे उसमें पढ़ा करके। तो ये दोनों भी अब जो से साथ में आ गए थे, और अब जब इन दोनों की जोड़ी जम जाती ना मॉडरेट्स और असर्टिव्स की, तो कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। अब तो धमाल होने वाला था, और अब तो साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई थी, तो कमाल तो यार होने वाला था। ठीक है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना जी उन दिनों 1913 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दोनों के ज्वाइंट मेंबर थे, और लखनऊ पैक्ट के दौरान वो लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे तो मुसलमान, लेकिन ये बड़े सेकुलर थे। बोलते थे भैया देखो हिंदू मुस्लिम साथ में रहे हैं तो ये अच्छा होगा, भारत इसी से आगे बनेगा, और बढ़िया भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज से 20 साल बाद, अभी 1913 चल रहा है भाई, हम पूरे हिस्ट्री के उस डोमेन में आ चुके हैं, तो आज से 20 साल बाद यही जिन्ना अपनी 2 नेशन थ्योरी देते हैं और भारत का बंटवारा करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था, उन दिनों तो ये तिलक को बड़ा मानते थे, तिलक को बड़ा
प्रेज वगैरह भी जो थे किया करते थे। तो उस ज़माने में इनकी लीडरशिप वैसी थी भाई, अब लीडरशिप ही ऐसी होगी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जुड़ा हुआ था, तो थोड़े और क्लोजनेस जो थी अब इनके बीच में जो थी बढ़ रही है, तुम बढ़ते हुए देख रहे हो। तो इसी तरीके से भाई 1916 का समय आता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है और इसमें 3-4 फैसले लिए जाते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वंस अगेन एट द फेस ऑफ एंटायर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सामने। ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, वी आर द ब्रिटिश एम्पायर, वी आर द ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। बट आई वांट टू टेल दीज ग्रेट worshippers of great British Empire to see beneath your flag of great British Empire there are cries, there are howlings, there are pleadings, there are cries of various soldiers, of various tribe, of various women, of various kids, of the various atrocities that you have inflicted upon various people throughout history, various victims throughout history. Whether they were the Indonesian tribe, whether they were the Indian local tribe, or whether they were the Indians, whether they were Indian freedom fighters, or whether they were Native Americans, how you fooled them is a verdict present in front of the entire world. क्या बोलूं यार अब मैं, और क्या बोलूं? It is not the great British Empire. मैं क्या बोलूं, ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, but yes, British Empire is not great and I hereby declare it. नहीं है महान। ऐसी महानता जिसके नीचे ये सब दबा हुआ हो वो नहीं है महान। हाँ, आज अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को ग्रेट बनाने की कोशिश करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाइए, अच्छे काम कीजिए, अपने देश को और आगे बढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। लेकिन पास्ट में बोलना कि ब्रिटिश एम्पायर तो ऐसा था, मुझे दुख होगा। लेकिन आपको हिस्ट्री में जाना चाहिए और देखना चाहिए कितनी ज़्यादा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, किस प्रकार इनकी डिस्ट्रक्शन हुई, किस प्रकार वर्ल्ड वॉर में इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, किस प्रकार भारत को इन्होंने उजाड़ दिया, इंडोनेशिया को इन्होंने उजाड़ दिया, अमेरिका को इन्होंने उजाड़, नेटिव अमेरिकन उनको उजाड़ दिया, जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव कम्युनिटीज थी उनको इन्होंने उजाड़ दिया, जो इंडियन पेस्टोरल कम्युनिटीज थी उनको इन्होंने उजाड़ दिया, मसाई ट्राइब की क्या हालत कर दी इन लोगों ने, और भी इन लोगों ने क्या क्या किया था मैं बता सकता हूं यहां। और फिर भी जब जनरल डायर वहां सबको मार के गया, जो माइकल और डॉर जी थे, उनको जी क्यों बोल रहा हूं मैं उसको, तो वो वहां सबको मार के चले गए जलियांवाला बाग में, उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं। एंड देन यू आर कॉलिंग इट द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। इज दिस व्हाट यू मीन बाय ग्रेटनेस? योर ग्रेटनेस इज बिल्ट अपॉन द ग्रेवयार्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स। रिमेंबर दैट एंड आई चैलेंज यू फॉर दैट। ये बात इतिहास गवाह है इसके बारे में। तो यस, तो इसी ब्रिटिश एम्पायर के सामने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो डिवाइड एंड रूल कह रहे थे, हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जज्बा इन्हें लखनऊ पैक्ट के तौर पर दिखाया था। आई होप भाई तुम्हें फील आ गई होगी भाई, ठीक है। तो अब मेन फीचर्स इसके क्या क्या रहे थे, देखो भाई, मेन फीचर्स यूं तो बड़े रहे हैं और उनको समझाना अगर मैं नॉर्मल भाषा का उपयोग करूँ ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन यहाँ मैं बुक के टर्म्स पे चलता हूँ क्योंकि तुमने एग्जाम भी लिखना है। तो पहला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बोला गया कि देखिए 4/5 जो मेंबर्स रहेंगे, यानी कि जो भी टोटल मेंबर्स वहाँ रहते होंगे जितने भी होते होंगे, उसमें से जो 4/5 मेंबर्स होंगे, यानी कि 5 में से जो हर 5 में से जो 4 मेंबर रहेंगे वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, उनको इलेक्ट किया जाएगा। और 1/5 जो उसकी एक जो 5 में से एक व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ज़माना था तो मुस्लिम्स के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो रखी गई थी, और स्टेट बाय स्टेट जो था ये वेरी करता था, और मुस्लिम्स की जो इलेक्शन थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू ही होनी थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का पोर्शन खत्म। मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, तुम्हें याद करवाने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। लो बोलो और क्या चाहिए। तुम एक कमेंट तो छोड़ दो यार, प्यारा सा कमेंट नहीं छोड़ सकते क्या मेरे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। ये प्रोविंशियल लेवल पर होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब इंपीरियल यानी कि जो मतलब इंडियन लेवल पर, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी बात करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें टोटल 150 मेंबर थे। इसमें भी सेम 4/5 इलेक्टेड होने थे, 1/5 नॉमिनेटेड होने थे, 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स वो मुस्लिम होने थे, यानी कि 4/5 हमारे इलेक्टेड आ गए। और इन 4/5 में से इनका जो 1/3 आया, ये 4/5 जो इलेक्टेड हुए ना, इनमें से जो 1/3 आया
इनमें से जो 1/3 है, इन 4/5 का जो 1/3 है, ये 1/3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मुस्लिम्स होने चाहिए, ऐसी बात करी गई। ठीक है, यस। आगे बात करी जाती है भाई, हाफ द मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसके आधे मेंबर जो थे वो इंडियन होने चाहिए, ऐसी इन्होंने बात करी। जिसको मतलब बेसिकली देखो, इन्होंने सिंपल सी इतनी बात करी कि भाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए इलेक्शन हो गए, भारत के लोग इलेक्शन बटन दबाएंगे, बटन तो कहाँ दबाएंगे, मतलब वोटिंग करेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करेंगे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के बैठेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये रिप्रेजेंटेटिव जब जाकर के बैठेंगे, ठीक है, ये मेंबर्स आपस में इलेक्शन करेंगे और इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे, और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो आधे मेंबर होने चाहिए दे मस्ट बी इंडियन। अब भाई वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी तुम ब्रिटिशर को बिठा दिए तुमने, देन हाउ विल दे अंडरस्टैंड द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? वो तो भारत के लोगों के जो दुख हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उसे कभी वो समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो कंप्लीटली लॉजिकल बात है। सेम चीज उन्होंने साइमन कमीशन के टाइम पे करी थी। बात आती है ऑटोनॉमस प्रोविंसेस की। जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, कि मतलब ऐसा नहीं कि उनको हर छोटे मोटे काम के लिए सेंटर पे रिलाइड रहना पड़ेगा, उनको प्रोविंशियल लेवल पर भी ऑटोनॉमी मिलेगी। ये भी फैसला लिया गया कांग्रेस लीग अकॉर्ड में। ठीक है, सेफ गार्डिंग रिलीजियस इंटरेस्ट, ये कम्युनल वीटो का कंसेप्ट है। तो कम्युनल वीटो का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई मान लीजिए कि आप वहां सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे बैठे किसी रिलीजियस मुद्दे पर बिल बना रहे हैं, और अब उस मान लीजिए हम जो है ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल बना रहे हैं, तो कि ट्रिपल तलाक जो है जी ये नहीं होना, अब तो नहीं है, अब तो, लेकिन मान लो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हम बना रहे हैं कि देखिए ट्रिपल तलाक जो है ये नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए इस वक्त अगर 1/3 मेंबर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम नहीं हम नहीं अलाउ करते आपको इस पर लॉ बनाने के लिए, यानी कि 1/3 मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इफ दे अपोज इट, तो उस बिल के ऊपर कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनल वीटो। सॉरी, नॉट 1/3 बट 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी अपोज्ड इट। फिर से समझाता हूं, चलो बाद में समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं जरूर 2 बार समझाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, यस। नेक्स्ट था एबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। तुम्हें पता है भाई जब हमारे 1857 हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया गया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 बनाया गया था, उसके तहत एक इंडिया काउंसिल सेटअप की जाएगी जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये कौन बनता था? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनता था ना इंडिया का, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था जो कि ब्रिटेन में रहता था और इंडिया को संभाल रहा है। भाई कैसी बकवास बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला इंडिया काउंसिल को काम नहीं है, इसको बंद करवाओ। अगली चीज उन्होंने बोली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो देखो लोकतंत्र के 3 पिलर्स होते हैं, हम सब जानते हैं। लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हमारे पास आती है जुडिशरी जो कि उस लॉ को बारे में जांच करती है और लोगों को न्याय देने का कार्य करती है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इसका अलग होना बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो कोई जुडिशियल पावर होल्ड नहीं कर पाएंगे। वरना देखिए अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुडिशियल पावर होल्ड करने लग पड़े तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर तो फिर न्याय सही ढंग से नहीं हो पाएगा ना, फिर न्याय तो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फायदे में चला जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम जुडिशरी पढ़ने आएंगे सिविक्स के अंदर, तब इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। फिर से समझाता हूं भाई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 4/5 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे, 1/5 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। मुस्लिम्स की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। इंपीरियल लेजिस्लेचर की बात करूं तो टोटल 150 मेंबर्स यहां थे, 4/5 इलेक्टेड, 1/5 नॉमिनेटेड। लेकिन इन 4/5 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर में से 1/3 जो मेंबर्स होंगे दे विल बी मुस्लिम्स। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हाफ आधे मेंबर इंडियन होने ही चाहिए, हु मस्ट बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंसेस को अपने लेवल पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर का कोई हक नहीं बनता कि वो इनमें इंटरफियरेंस डाले प्रोविंशियल मैटर्स में। फिर कम्युनल वीटो का कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कोई बिल वगैरह पास करने की बात वहां छेड़ते हैं, एंड इफ
3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी oppose it, then you cannot proceed further। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मान लीजिए आप सती के ऊपर बिल बना रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी से लोग उठ करके बोल देते हैं देखिए सती के ऊपर नहीं, हम नहीं बनाने देंगे, और 3/4 मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी जो कि वहां लेजिस्लेचर में प्रेजेंट है वो वहां उस बिल को अपोज करते हैं, तो इस बिल के ऊपर फर्दर कोई तहकीकात नहीं होगी। नेक्स्ट चीज, जो इंडिया काउंसिल है हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसे बंद कर देना चाहिए, इट मस्ट बी अबॉलिश्ड, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सब बातें की जाती हैं। ये तो हो गए इसके मेन फैक्ट्स, लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 ड्रॉबैक, कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट करता है कि देखिए हम तो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन भाई साहब अगर आप एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कैसे हाँ कह दी? सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि ऑन प्योर बेसिस, कम्युनिटी बेसिस, रिलीजियस बेसिस पर बांटी गई है, विच इज अ थ्रेट टू द इंडियन यूनिटी ऑफ इंडिया। आप उस चीज के लिए मना भी नहीं कर पाए, आपको वहां उसके लिए मना करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इट वाज केप्ट अलाइव, एंड दैट वो सबसे शॉकिंग चीज है यार। अगली बात है भाई, इसमें जो थी मुस्लिम्स को इतनी रिप्रेजेंटेशन दे दी जिसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज दे वर गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन दैन देयर एक्चुअल पॉपुलेशन। लाइट आ गया, रुको 2 मिनट। यानी कि भाई मुस्लिम की पॉपुलेशन है थोड़ी सी और उनको आपने रिप्रेजेंटेशन उससे भी ज्यादा दे दी है, तो ये तो कहीं की बात नहीं ना भाई, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन छोटी है और आप उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दे रही हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये तो गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो ये भी दिक्कत वाली बात थी। अगला, कम्युनल वीटो का जो सिस्टम था ये गलत है, ठीक है। अब मतलब ऐसे तो कोई भी सही फैसला लिया जाए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे तो मान लीजिए जब सती हुआ था तो सती के खिलाफ भी बोल देते कि देखिए सती के खिलाफ हम बिल पास नहीं होने देंगे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम नहीं होने देंगे, दहेज के खिलाफ हम नहीं होने देंगे, ट्रिपल तलाक अभी थोड़े टाइम पहले हुआ, कम्युनिटी अपोज करती ना भाई ट्रिपल तलाक को, हम नहीं होने देंगे बंद, ये सब हम नहीं होने देंगे बंद। तो ऐसे थोड़ी ना देश चल सकता है भाई, समझ रहे हो बात को, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। तो कम्युनल वीटो का सिस्टम ये क्या सिस्टम था, मतलब ये क्यों डाला, क्यों गया? तो ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगली बात थी भाई, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी, इट वॉज ओनली एंड ओनली ऑफ द टॉप लीडरशिप एंड द मासेस, जो एक्चुअल मासेस थे, मेरे तुम्हारे जैसे हिंदू मुसलमान आम आदमी, इनकी कोई राय तक नहीं ली गई थी। तो केवल जो सारे डिसीजंस थे वो टॉप लेवल लीडरशिप ने बनाए, और कॉमन लोगों की इसमें कोई उसमें ज़्यादा वो बढ़ोतरी थी नहीं, तो कुछ ज़्यादा मतलब फायदे, ये भी ड्रॉबैक था ना यार, क्योंकि यूनिटी की बात ऑफिशियल लेवल पर हुई, बड़े लेवल पर हुई, लेकिन लोगों के लेवल पर यूनिटी थोड़ी बहुत आई। लेकिन ज्यादा यूनिटी तब आती जब आप लोगों से भी इस बारे में बात करते, उनके भी आप सजेशंस लेते, डिसीजंस में थोड़ा उनको भी कंसल्ट करते, तब थोड़ा ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से आ सकता था। लेकिन हाँ, तब भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी रही, जैसा कि मैंने आपको बता चुका, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पाथ फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा भाई, इसकी वजह से असर्टिव नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो वापस एक साथ आ गए थे। And third, it led to the gradual development of self-governing institutions in India. इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स भी आए। इनके बारे में 2 मिनट में बात करता हूं। उससे पहले बात करते हैं होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग क्या थी भैया? बात ऐसी है कि होम रूल लीग का, देखिए इंडिया में 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुई। जैसे मतलब ये वही थी कि भाई लोगों को मोटिवेट करना है इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, वैसे मूवमेंट्स थे। तो होम रूल लीग इंडिया में 2 शुरू हुई। एक थी होम रूल लीग एनी बेसेंट जी की, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, थियोसॉफिस्ट थी बेसिकली ये, और जो आयरलैंड है ना, वहाँ इन्होंने बहुत फ्रीडम के लिए काम किया था, और वहीं का जो मॉडल था होम रूल लीग, उसी मॉडल को इन्होंने इंडिया के लिए भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कितना अच्छा लगता है ना यार जानकर कि एक फॉरेनर भारत में भारतीयों को मोटिवेट करने के लिए आ रहा है आज़ादी के लिए। और शर्मनाक बात भी है कि किसी बाहरी आदमी को आना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, विच इज़ अ शेम ऑन अस। और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इंडियन लीडर्स ने कुछ नहीं किया, इंडियन लीडर्स तो मैक्सिमम थे ही, लेकिन एनी बेसेंट को आना पड़ रहा है। 2 बातें बताते हैं। पहली बात की तो वो कितनी अच्छी थी कि पहले उन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाया, फिर वो भारत में आए कि जहाँ जहाँ ये कॉलोनियलिज्म है, ये इंपीरियलिज्म है, ये ब्रिटिश के ये जो सिस्टम कर रहे हैं, वो अपने देश में देखा हुआ था उन्होंने
कि कैसे इनका इफेक्ट पड़ रहा था, तो भारत पर भी वैसा पड़ रहा है, तो इन्होंने वहां के लिए भी काम किया। और जो लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति को जानते हैं ना, एनी बेसेंट ने जिद्दू कृष्णमूर्ति को अडॉप्ट भी किया था, इनको अमेरिका ले गई थी और वहाँ इनकी फिर सारी ट्रेनिंग वगैरह शुरू की गई थी। और फिर तो तुम्हें पता है क्या क्या हुआ। जिस दिन उन्हें वर्ल्ड टीचर बनाया जाने वाला था, उस दिन उन्होंने क्या बोला है, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। सर्च करना जरा जे कृष्णमूर्ति के बारे में, तुम्हें सब पता लग जाएगा। तो एक तो था एनी बेसेंट जी का, और इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि भाई असर्टिव और उनको मॉडरेट्स को एक साथ किए जाएंगे, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरी चीज़ थी, दूसरा जो होम रूल लीग थी वो थी हमारे तिलक जी की, है ना, तिलक जी ने भी किया। अब जो एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग थी वो थी बॉम्बे, मद्रास और बाकी इंडिया के रीजन्स में, और जो तिलक जी की थी वो सेंट्रल रीजन और महाराष्ट्र में थी, मुंबई के अलावा। मुंबई में एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग थी और तिलक जी की जो होम रूल लीग थी वो सेंट्रल रीजन और बाकी के महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थी। Besant and Tilak had reached an agreement that Tilak League would work in Maharashtra and central provinces, whereas that of Besant in the rest of the country. होम रूल का क्या मतलब है यार, अपना राज, घर का राज, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, कि भाई हमारी काउंसिल्स हों, हमारी इलेक्टेड चीज़ें हों और हमारे हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो चलें। Mrs. Besant said, India asks for it during the war. India will ask for it after the war, but not as a reward, but as a right. Does she ask for it? तो देखो भाई, वो कहती हैं कि भाई ब्रिटिश ये ना समझे, ब्रिटिश ये ना समझे कि क्योंकि हम अपने फौजी जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए दे रहे हैं, तो उसके रिवार्ड के तौर पर आप लोग हमें ये सेल्फ गवर्नमेंट दें। नहीं, ये हमारा हक है और उस हक को हम मान रहे हैं। और सिमिलर सी ही बात तिलक जी ने भी की थी, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये हमारा हक है, तुम कोई एहसान उपकार नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर, ये हमारा हक था और हमने हमारा हक पाया है। कोई एहसान की बात तो यहाँ आ ही नहीं रही। एंड इंडिया आस्क फॉर इट ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडिया विल आस्क फॉर इट आफ्टर द वॉर। ये जो मांग है ना आज़ादी की, खत्म नहीं होगी। जज्बा है आज़ादी का, वो कभी खत्म नहीं होगा। मिसेस बीसेंट एंड तिलक, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का ही यूज़ किया, स्वदेशी को वापस लाया गया, बॉयकॉट मूवमेंट किया गया, ये सब जो है इन्होंने किया। और होम रूल कैंपेन का इफेक्ट गवर्नमेंट तक भी पहुंचा। इसीलिए जो पंजाब के गवर्नर थे, ही प्रोहिबिटेड तिलक एंट्री इनटू द प्रोविंस। उन्होंने पंजाब में तिलक को आने से मना कर दिया, तिलक पंजाब के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। इतना खौफ था होम रूल लीग का, इतना खौफ था बाल गंगाधर तिलक जी का। समझ में आ रही है भाई तुम्हें बात? 15 जून 1917 की बात है। मद्रास के जो वहाँ के क्या बोलते हैं उसके गवर्नर थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये एनी बेसेंट जो है ये ज़्यादा होम रूल लीग कर रही है, इनको अरेस्ट कर लिया जाए। अलॉन्ग विद 2 कलीग्स बीपी वादिया एंड जीएस अरुंडेल। तो लोगों को पता लगा कि भाई तिलक जी के इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर आ गए, तो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। तो पीजेंट बिकेम द आइडल ऑफ द पीपल, ठीक है, और गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ा 1917 में, ठीक है। कांग्रेस ने भी मौके का फायदा उठाया, कांग्रेस ने भी इलेक्ट किया मिसेस बीसेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सेशन 1917 में। तो समझ रहे हो होम रूल लीग का क्या इंपैक्ट था, क्या ऑरा था उसका, ठीक है। यस, तो इसके होम रूल लीग से क्या हुआ भाई, एक तो स्वदेशी वापस आया, जो स्वदेशी की स्पिरिट थी वो वापस आई, और दूसरा काम हुआ कि इसमें वुमेन ने बहुत ज़्यादा काम दिया, क्योंकि देखिए इसकी जो लीडर थी वही वुमेन थी, वही एनी बेसेंट थी। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये बाहर की महिला आई है, ये इतने जोर शोर से आवाज़ कर रही है, फ्रीडम के लिए आवाज़ उठा रही है, तो भारतीय महिलाओं को भी लगा कि हम क्या घर में दुबकी बैठी हैं, हम भी देश की स्वतंत्रता मांगेंगे। स्वतंत्रता में हमारा भी अधिकार है, ये देश हमारा भी है, और हम केवल घर की 4 दीवारी में बंद वो चोला चौका करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उसके बाहर भी एक जिंदगी है, उसके बाहर भी एक आज़ादी का सपना है जिसे हम पा करके रहेंगे। महिलाओं का भी योगदान इसमें दिखा करके रहेंगे, और बहुत सी महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू किया। अब हम आगे बात करते हैं भाई ऑगस्ट डिक्लेरेशन जो की दी थी मॉन्टेग ने, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम, मिस्टर मॉन्टेग ने। तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, देखो भाई जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे इंग्लैंड में उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ ये सब होती हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जिसे तुम लोकसभा मान सकते हो इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वहाँ वो कहते हैं, ही सेड दैट द पॉलिसी ऑफ हर मेजेस्टी मतलब भाई वहाँ की जो क्वीन थी उनको रेफर कर रहे हैं, that the policy of Her Majesty's government was that gradual development of self-governing institutions in India।
उन्होंने बोला कि भाई देखिए हम जो है धीरे धीरे भारत में भी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस लाना शुरू कर देंगे। या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब धीरे धीरे ऐसे सिस्टम क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे बन जाएंगे कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, उस पर कंट्रोल इंडियंस का आ जाएगा। सेल्फ गवर्निंग, वो अपने ऊपर खुद राज कर रहे हैं, राइट। तो सेल्फ गवर्निंग कि इंडिया खुद इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, हम नहीं करेंगे। इसमें सारी की सारी म्यूनिसिपैलिटीज जाती हैं, प्रोविंशियल लेवल आ जाता है और एक दिन पूरा वो लेवल आता है। तो उन्होंने बोला ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऑगस्ट डिक्लेरेशन देने के बाद भी हमारे इतने ज्यादा बच्चे, इतने ज्यादा जवान वर्ल्ड वॉर 1 में आपको देने के बाद भी आपने हमें क्या दिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद? राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सब दिया आपने हमें। तभी तो कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर लाइज ऑन द ग्रेवयार्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स। तो ये थी मॉन्टेग रिफॉर्म्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन्होंने क्या बकैती करी, जरा वो भी सुन लो। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 19 होम रूल लीग भी इससे धीरे धीरे इससे खत्म हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसमें इन्होंने एक बकैती, सुनो इनकी क्या करी। इन्होंने बोला कि देखिए हमने जैसा वादा किया था कि आपको जो है धीरे धीरे पावर ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड अ बिगिनिंग टुवर्ड्स ट्रांसफरिंग सम पावर्स टू इंडियन एट प्रोविंशियल लेवल, कि प्रोविंशियल लेवल पर आपको कुछ पावर्स दे दी जाएंगी। तो इन्होंने जो था पावर्स को, तो इन्होंने जो था जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जिनके ऊपर लॉज बनाए जाते हैं उसको 2 सब्जेक्ट्स में बांट दिया। पहले आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरे आते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालती थी, ठीक है। और उसके अलावा जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जो कि आपकी पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसके अंडर रखा जाता था। तो इससे गवर्नमेंट जो थी वो 2 अथॉरिटीज़ के द्वारा चलाई जा रही थी और इसे डायरकी का नाम दिया। किसका नाम दिया गया? डायरकी। डायरकी मतलब गवर्नमेंट बाय 2 अथॉरिटीज़, जहां 2 अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट संभाल रही हैं। नहीं समझ में आया? ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड में समझाता हूँ तुम्हें, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब जरा इसको देख करके समझने की कोशिश करना कि देखो भाई ये सब्जेक्ट्स आ गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स जो थे पहले सारे के सारे सब्जेक्ट सेंट्रल लेवल पर थे। अब इन्होंने बोला कि भाई हम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोविंशियल लेवल पर आपको देना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने सब्जेक्ट्स को बांट दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट जो कि सेंटर से प्रोविंस को अब दिए गए, पहले जो सेंटर के थे और अब वो इनके हैं। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स आ गए जो कि पहले, जो कि अभी भी सेंटर के पास ही रहे, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट प्रोविंस कोई लॉ नहीं बना सकता है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स आ गए जिनके ऊपर ये लोग लॉ बना सकते हैं। थोड़ी गड़बड़ हो गई एग्जाम्पल में, सॉरी। तो ये रिजर्व्ड के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हो गया लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। और ये आपके ट्रांसफर्ड के एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चर, इरिगेशन एटसेट्रा। अब बकैती सुनो, बकैती कैसे हुई। कांग्रेस ने बोला हाँ भाई ये क्या बकैती कर रहे हो तुम लोग। मतलब देखिए एग्रीकल्चर का पैसा, इरिगेशन का पैसा, ये सब संभालेगी आपकी प्रोविंस, ठीक है। लेकिन उससे जो लैंड रेवेन्यू आएगा वो संभालेगी, वो पैसा जाएगा सेंटर के पास। मतलब काम करे प्रोविंस, पैसा कमाए सेंटर, तो प्रोविंस के पास पैसा कहां से आएगा? प्रोविंस की इकोनॉमी तो गिर जाएगी ना। ओ बोल तो रहा हूं ब्रिटिश एम्पायर ना जितने वालों में से है भाई, यही सब काम करते हैं। इसी सिस्टम को बोला गया डायरकी, जहां गवर्नमेंट बाय 2 अथॉरिटीज है। कांग्रेस ने बोला इट इज इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग एंड आई कॉल इट इलॉजिकल। कांग्रेस ने बोला इनएडिक्वेट है, अनसेटिस्फैक्टरी एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग। तो ये सब बातें जो थी बोली गई थी। आज के लेक्चर थोड़ा जल्दी हो गया, आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, लेकिन हाँ भाई मुझे तो आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होमवर्क कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा, उसे देख लेना और यार कमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मज़ेदार खतरनाक लेक्चर होने वाला है, नेशनल मूवमेंट 1919 से 1984, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मजा आ जाने वाला है। उसके बाद चैप्टर बड़े मजेदार वाले हैं भाई, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, वर्ल्ड हिस्ट्री के हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर सिविक्स बची, खत्म है ना। फिर हम लोग जो है ICSE क्लास 9th की तरफ जाएंगे, उसको भी तुम लोग देख सकते हो यार, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और एकदम डिटेल में फील के साथ हिस्ट्री तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, है ना।
बिकॉज 9th की हिस्ट्री अगर तुम्हें नहीं पता तो 10th में थोड़ी जगह अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसको देख लोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, और मज़ा तो यार एज यूजुअल तुम्हें आने वाला है, ठीक है। तो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो तुम लोग, आईसीएसई क्लास 9th वाले, और फिर उसके बाद सीबीएसई क्लास 9th, सीबीएसई क्लास 10th, फिर सीबीएसई क्लास 11th, सीबीएसई क्लास 12th, आईएससी क्लास 11th, आईएससी क्लास 12th, इनके ऊपर भी वीडियोस बना दी जाएंगी, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई अभी नहीं हो पाएगी भाई, ऐसा मत सोच लेना नैतिक भाई अभी रोज़ कर देंगे भाई, ये मेरे कॉलेज तक का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तब तक तो हो ही जाएगा, मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर तक तब तक तो हो ही जाएगा। अभी मैं +1 में हूँ, तो कुछ इमेजिन कर सकते हो कब तक होगा है। अबे तो ट्राई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपना फ्री टाइम में आने का, फ्री टाइम में तुम्हें बढ़ाने का, तो कोशिश जारी है, बाकी देखते हैं, ठीक है। यस बट यस भाई, ये इस साल मैं तुम्हारा ये हिस्ट्री तो कंप्लीट करा के जाऊंगा, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, तो वो तो निभा के जाऊंगा, और बाकी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो आती रहेंगी, सो डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट दैट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।